डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले के वीडियो में हमने लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में स्टडी की। लिटरेरी डिवाइसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस है जो पोट्री को एक अलग रूप देते हैं वो है फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच का हमने अध्ययन किया। किस तरीके से वो पोट्री की लैंग्वेज को और ज्यादा एम्बेलिस्ड और पॉलिश्ड और अट्रैक्टिव बनाने में अपना रोल देते हैं। इसी के साथ हम अगले इस पार्ट में हम स्टडी करने जा रहे हैं कुछ और लिटरेरी डिवाइसेस पे जो पोट्री में यूज होते हैं और पोट्री को और ज्यादा अपीलिंग और अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं एलिट्रेशन, एसोनेंस और राइम के बारे में। तो स्टूडेंट, क्या होते हैं ये, किस तरीके से पोट्री में काम करते हैं, आज के वीडियो में हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक एलिट्रेशन, एसोनेंस एंड राइम। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिट्रेशन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, आपने अगर हम इसको एक लिटरेरी एक्सप्लेनेशन के रूप में ना ले, सीधा समझे तो एलिट्रेशन का मतलब क्या है? एलिट्रेशन का मतलब है कि जब पोट्री में एक ही साउंड इनिशियल पोजीशन पर बार बार आती है तो एक रिदम और हम कह सकते हैं एक म्यूजिकलिटी क्रिएट होती है, एक अपीलिंग इफेक्ट उसमें आता है। आपने एक फेमस गाना सुना होगा, चप्पा चप्पा चरखा चले। तो आप इसमें देखिए, चप्पा चप्पा चरखा चले। ये लाइन अट्रैक्टिव क्यों लगती है? क्योंकि इसके हर वर्ड की शुरुआत एक साउंड यानी च से होती है। ठीक यही इफेक्ट जो है एलिट्रेशन जो है पोट्री में पैदा करता है, और ये खुद एक गाना भी अपने आप में एलिट्रेशन का ही एग्जाम्पल है। जब हम एक ही साउंड को, वर्ड के अलग अलग जो वर्ड्स है, कंसेक्यूटिव्स हो सकते हैं, नेबरिंग हो सकते हैं, उनके अंदर वो एक साउंड इनिशियल पोजीशन पर जब बार बार रिपीट होती है तो यही एक लिटरेरी डिवाइस का रूप लेती है जिसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं एलिट्रेशन क्या है। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ एन initial consonant sound in words that are in close proximity to each other. अब देखिए स्टूडेंट, लाइन कह रही कि एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन, रिपीट होना, बार बार आना। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट, शुरुआत में चप्पा चप्पा चरखा चले, च च च च। सो लगातार आप देख रहे हो हर वर्ड की शुरुआत जो है च साउंड से हो रही है। तो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए इन वर्ड्स दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, यानी जो एक दूसरे के नजदीक होते हैं। इस मामले में आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि एलिट्रेशन में जरूरी नहीं कि जो लगातार वर्ड हो उनके बीच में कोई दूसरी साउंड वाला वर्ड भी हो सकता है जिसकी शुरुआत डिफरेंट साउंड से होती है, लेकिन जो एक लाइन में या दो तीन लाइन में आपको नजदीक रूप में दिखाई देते हैं, इस रूप में अगर उनकी सिमिलर साउंड से वो स्टार्ट होते हैं तो वो एलिट्रेशन को क्रिएट करते हैं। By close proximity we mean words that can be but don't have to be consecutive. अब यहां पर देखिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना जरूरी है, यानी समीपता होनी जरूरी है, लेकिन समीपता का मतलब कहीं ये नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली वो एक के बाद एक होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ABCD 4 वर्ड है एक लाइन में, उनमें ए जो है वो एक स्पेसिफिक साउंड से स्टार्ट हो रहा है, बी भी उसी साउंड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सी नहीं हो रहा है, और डी फिर से उसी साउंड से शुरू हो रहा है। तो ये फिर एक एलिट्रेशन का ही एग्जाम्पल होगा, यानी लगातार कॉन्सिक्यूटिव होना जरूरी नहीं है, सततता होनी जरूरी नहीं है, उनके बीच में कोई दूसरा वर्ड भी हो सकता है जिसकी साउंड, इनिशियल साउंड, शुरुआती साउंड जो है वो डिफरेंट होती है। The Oxford Learners Dictionary defines alliteration. अब देखिए, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स एडवांस लर्नर जो डिक्शनरी है, जो बहुत फेमस डिक्शनरी है, उसने एलिट्रेशन को डिफाइन किया है द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर, यानी एक ही साउंड का बार बार यूज करना जो वर्ड्स किसी लाइन में पास पास हो,
नजदीक हो। इसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि हर लेटर जो है, हर वर्ड जो है उसका इनिशियल लेटर है जो समान साउंड का हो, वो एकदम एक दूसरे के बाद ही आएगा। दे कैन बी क्लोज, वो नजदीक हो सकते हैं, पास पास हो सकते हैं। उनके बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं जिनकी शुरुआती साउंड अलग भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, अब देखिए जैसे हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखा, वैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी एलिट्रेशन के बारे में क्या कहती है, किस तरीके से डिफाइन करती है, उसको भी देखते हैं। एलिट्रेशन is defined as the use, especially in poetry, of the same sound or sounds, especially consonants, at the beginning of several words that are close together. अब देखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी कमोबेश वही बात कहती है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है कि एलिट्रेशन इज द यूज ऑफ स्पेशली इन पोएट्री। हाँ, ये बात सच है कि पोएट्री में स्पेशली इसका यूज होता है। ऑफ द सेम साउंड और साउंड्स, एक साउंड भी लगातार आ सकती है, एक से ज्यादा वाली साउंड भी एक साथ आ सकती है। स्पेशली कॉन्सोनेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेवरल वर्ड्स, कई वर्ड्स के साथ, दैट आर क्लोज टुगेदर, जो पास पास होते हैं, यानी उनकी बिगिनिंग साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड जो सिमिलर हो। तो इस तरीके से जो एक पोएटिक डिवाइस का निर्माण होता है उसी को ही एलिट्रेशन कहते हैं। अब एग्जाम्पल से भी इस बात को समझते हैं कि जो हमने अब तक डेफिनेशन से देखा या जो हमने एक्सप्लेनेशन वाइज जो हमने समझा, उसको एग्जाम्पल से और हम कंफर्म करते हैं। देखिए स्टूडेंट, द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, जो कि एस.टी. कोलरिज यानी सैमुअल टेलर कोलरिज, जो कि रोमांटिक एज के एक बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं, उनकी एक पोएम है द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, और उसमें से हम ये एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं जो एलिट्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। यहां पर देखिए, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू एंड द फर्रो फॉलोड फ्री। अब यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, अगर हम देखें कि क्या है एलिट्रेशन, तो यहां पर आप देखिए ब्रीज ब्लू, ब ब्रीज ब्लू, ये कॉन्सेक्यूटिव है, लगातार है यहां पर, तो ये भी एक एलिट्रेशन है। लेकिन अगर आप एफ साउंड को देखें, फेयर, फिर आगे देखिए फॉर्म ब्लू, द फर्रो फॉलोड फ्री, तो एफ साउंड जो है आपको कई बार कई जगह सुने, फर्रो फॉलोड फ्री, वाइट फॉर्म फ्लू, फर्रो फॉलोड फ्री, फ साउंड, एक म्यूजिकलिटी क्रिएट होती है, एक अपीलिंग लाइन वो बन जाती है, और यही एलिट्रेशन का काम है। लिटरेचर में किसी भी लिटरेरी डिवाइस का काम यही होता है कि वो लैंग्वेज को और ज्यादा एम्बेलिस्ड, अपीलिंग और अट्रैक्टिव रूप में प्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें, तो यहां पर आप देखें स्टूडेंट, इन द अबव एग्जांपल्स द वर्ड पेयर्स ब्रीज ब्लू, फोम फ्लू, फर्रो फॉलोड फ्री, ये जो आप देख रहे हैं ब्रीज ब्लू या फोम फ्लू या फर्रो फॉलोड फ्री एंड साइलेंट सी, अगर आगे इस लाइन को देखें तो वी वर द फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट इनटू दैट साइलेंट सी, तो साइलेंट सी भी, साइलेंट सी आर एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन। ये सारे एलिट्रेशन के ही एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल से भी इसको देखते हैं, जो कि द रेवन नाम की पोएम से लिया गया है, और एडगर एलन पो ने इस लाइन को लिखा है रेवन की नाम की अपनी पोएम में। तो यहां पर देखिए, डीप इनटू दैट डार्कन्ड पेयरिंग लॉन्ग आई स्टूड देयर वंडरिंग fearing, तो यहां पर आप देखिए डीप इनटू दैट डार्कनेस, अब आगे भी चलते हैं, डाउटिंग ड्रीमिंग ड्रीम्स नो mortal ever dared to dream before, तो यहां पर देखिए डाउटिंग, ड्रीमिंग, ड्रीम्स, dared एंड ड्रीम, तो यहां पर ड साउंड जो है लगातार आ रही है। एक बात यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट, यहां पर बीच में दूसरे वर्ड भी आए हैं जिनकी इनिशियल साउंड जो है न, म, ए, अगर देखा जाए तो अलग भी, यानी वर्ड जो है लगातार होने जरूरी नहीं है, उनके बीच में कोई और वर्ड भी हो सकते हैं जिनकी शुरुआती साउंड जो है वो अलग होती है,
लेकिन फिर भी वो एलिट्रेशन ही कहलाएगा। ये अपने को ध्यान रखनी है। चप्पा चप्पा चरखा चले, लेकिन अगर ये लाइन ऐसे भी होती, चप्पा चप्पा देखा है चरखा चलते मैंने, तो यहां पर आप देखिए ये भी एलिट्रेशन है। हो सकता है बीच में देखते द साउंड से आ रहा हो, लेकिन फिर भी ये एलिट्रेशन ही कहलाएगा। तो एक बात जो इन एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन से हमारे सामने आई है कि एलिट्रेशन का मतलब होता है किसी पोएटिक लाइन में, स्पेशली किसी पोएटिक लाइन में, किसी एक साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, यानी नजदीकी रूप में बार बार रिपीट होना कई वर्ड्स में, वही एलिट्रेशन कहलाता है। तो निश्चित रूप से अगर आपके सामने पोएट्री का एग्जाम्पल आए और इस तरीके से पूछा जाए कि इस लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, तो आप कह सकते हो, अगर इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन आपको दिखता है तो आप कह सकते हो एलिट्रेशन का यूज हुआ है। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम बढ़ते हैं एक दूसरे लिटरेरी डिवाइस की तरफ जिसका नाम है एसोनेंस। एसोनेंस जो है वो भी अपने आप में ठीक वैसे ही एक लिटरेरी डिवाइस है जैसे एलिट्रेशन है, यानी जो साउंड पर बेस्ड है। एलिट्रेशन, एसोनेंस, राइम, ये सारे साउंड पर बेस्ड लिटरेरी डिवाइसेस है। तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, एसोनेंस जो है वो एलिट्रेशन से थोड़ा सा अलग है। एसोनेंस में एक वावल साउंड जो है वो वर्ड के अंदर बार बार रिपीट होती है। वो वावल साउंड जो है स्टार्टिंग में हो सकती है, बीच में हो सकती है, एक के बाद एक आने वाले वर्ड्स में, स्टार्टिंग में, बीच में, या एंडिंग पोजीशन पर, यानी इनिशियल, मिड और एंडिंग तीनों पोजीशन में से कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन वो बार बार रिपीट होती है। तो ठीक वैसे ही म्यूजिकलिटी जो है वो अपीलिंग रूप में प्रकट होती है। जो पोएम की लाइंस है वो एंचेंटिंग लगती है और ज्यादा ब्यूटीफुल रूप में हमारे सामने आती है, और एक सूदिंग इफेक्ट, एक कानों को अच्छा लगने वाला इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एलिट्रेशन में जहां स्टार्टिंग पोजीशन में कोई लेटर जो है वो बार बार रिपीट होती है उसकी साउंड, जबकि एसोनेंस में वावल साउंड जो है वो रिपीट होती है, और वो वावल साउंड जो है वो अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग जगह पे भी हो सकती है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, एसोनेंस इज द फिगर ऑफ स्पीच दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ वर्ड्स हैविंग सिमिलर वावल साउंड्स। अब यहां पर देखिए, एसोनेंस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस है जिसमें यूज होता है, किसका यूज होता है? ऐसे वर्ड्स का हैविंग सिमिलर वावल साउंड्स, जिनकी वावल साउंड सिमिलर होती है कंसेक्यूटिवली, ठीक वैसे ही होती है जैसे कि एलिट्रेशन में इनिशियल पोजीशन पर एक साउंड रिपीट होती है। जहां एलिट्रेशन ज्यादातर कॉन्सोनेंट साउंड को इस रूप में मेंशन करता है, वहीं एसोनेंस में वावल साउंड जो है वो रिपीट होती है। इट कैन बी सेड टू बी अ वेरिएशन ऑफ एलिट्रेशन। तो हम कह सकते हैं कि एलिट्रेशन के ही दो वेरिएशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस जो है वो होते हैं। इसमें से एसोनेंस जो है हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है और कॉन्सोनेंस को भी हम देखेंगे, लेकिन एसोनेंस का मतलब हुआ कि वावल साउंड का नजदीकी वर्ड में बार बार आना, जिसकी पोजीशन जो है वो अलग अलग जगह पर हो सकती है, इनिशियल पोजीशन पर नहीं होती है, या हो भी सकती है नहीं भी हो। ये बात कहना ज्यादा जस्टिफाई करेगा इस स्टेटमेंट को। तो यहां पर देखिए, द ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी डिफाइंस द टर्म एसोनेंस। ऑक्सफोर्ड लर्नर्स जो एडवांस लर्नर डिक्शनरी है वो किस तरीके से एसोनेंस को देखती है, इसके बारे में हम देखते हैं। एज द इफेक्ट क्रिएटेड व्हेन टू सिलेबल्स इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर हैव द सेम वावल साउंड बट डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, यानी जिसमें वावल साउंड की रेपिटेशन हो, कॉन्सोनेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, और वो सिलेबल में कहीं पे भी आ सकते हैं, इनिशियल, मिड या एंडिंग पोजीशन पर, तो उसको हम एसोनेंस कहते हैं। इसी तरह कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या कहती है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एसोनेंस इज डिफाइंड एज द सिमिलैरिटी इन साउंड बिटवीन टू सिलेबल्स दैट आर क्लोज टुगेदर। ठीक लगभग वैसी ही बात आई है कि दो सिलेबल जब पास पास होते हैं
उनमें साउंड की सिमिलैरिटी क्रिएटेड बाय द सेम वाउअल बट डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स। ठीक ऐसे लग रहा है जैसे बस वर्ड्स बदल दिए गए हैं जिसमें, और वो सिमिलर साउंड किसकी होती है, क्रिएटेड बाय द सेम वाउअल, वाउअल साउंड उनकी सेम होनी चाहिए भले ही, और निश्चित रूप से कॉन्सोनेंट अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरीके का जो इफेक्ट होता है वो एलिट्रेशन का ही एक टाइप बनता है जिसे एसोनेंस कहा जाता है। तो स्टूडेंट जब आपके सामने एग्जाम में इस तरीके का कोई एग्जाम्पल आए जिसमें वावल साउंड एक ही रिपीट हो रही हो, तो इस तरीके का जो लिटरेरी डिवाइस होगा वो एसोनेंस कहलाएगा। तो इसको कुछ एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 1 कहता है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। ये जो पोएम है विलियम ब्लैक की द टाइगर से ली गई। टाइगर की स्पेलिंग आपको अलग लग सकती है लेकिन ओल्ड इंग्लिश में ये स्पेलिंग जो है एक्सेप्टेबल थी। अब आप देखिए स्टूडेंट, टाइगर टाइगर आई आई, तो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, तो आई टाई टाई, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट आई, फिर से वही साउंड आई। यहां पर आप देखिए इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, नाई टाई ब्राइट, आई साउंड जो है वो सेम आ रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, और आई एक वावल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये एसोनेंस का एग्जाम्पल है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं स्टूडेंट। इन द अबव एग्जाम्पल वी कैन सी द यूज ऑफ द रेपिटेशन ऑफ I sound in the words tiger, tiger, bright and night. I, तो समझ गए होंगे क्या होता है assonance, which is an example of how assonance can be applied. किस तरीके से पोएम में जो है एसोनेंस अप्लाई होता है, ये इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक इसी तरीके के एक एग्जाम्पल को हम और भी देखते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि किस तरीके से क्लोज प्रॉक्सिमिटी के वर्ड्स में एक वाउअल साउंड का बार बार रिपीट होना एसोनेंस होता है। Beside the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze. तो आप यहां पर देखिए स्टूडेंट, beneath trees, fluttering and dancing in the breeze, E. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो आपको ऐसे एक जैसा सा एक म्यूजिकलिटी सी फील होती है, एक अपीलिंग इफेक्ट जो है आपको फील होता है, और यही लिटरेरी डिवाइसेस का काम है। और एसोनेंस इस मामले में वाउअल साउंड को बार बार रिपीट करके एक बहुत रिदमिक इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। तो स्टूडेंट अब आप समझ गए होंगे कि क्या एलिट्रेशन होता है और क्या एसोनेंस होता है। हालांकि हमारे सिलेबस में ये दो ही चीजें जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन फिर भी जब हमने एलिट्रेशन को देख लिया है, एसोनेंस को देख लिया, तो थोड़ा सा कॉन्सोनेंस को भी टच करते हुए चलते हैं। वो आपने सुना है ना, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, इधर से गुजरा सोचा सलाम करता चलूं। तो यहाँ पर गुजर ही रहे हैं तो फिर कॉन्सोनेंस को क्यों छोड़े, इससे भी थोड़ी दुआ सलाम कर लेते हैं। व्हाट इज कॉन्सोनेंस? तो जैसे मैंने आपको बताया कि एलिट्रेशन में एक ही कॉन्सोनेंट, स्पेशली कॉन्सोनेंट साउंड जो है इनिशियल पोजीशन पे रिपीट होती है नेबरिंग वर्ड्स में। एसोनेंस में वावल साउंड जो है रिपीट होती है, लेकिन कॉन्सोनेंस नाम से ही पता चल रहा है कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होती है। तो फिर आपके माइंड में आएगा कि भाई फिर एलिट्रेशन में और इसमें अंतर क्या है? इसी बात है, एलिट्रेशन में जहां वो साउंड इनिशियल पोजीशन पे शुरुआत पे रिपीट होती है, लेकिन कॉन्सोनेंस में वो साउंड कहीं पे भी शुरुआत में, मिड में, यानी इनिशियल पे, मिड में और एंडिंग पोजीशन में कहीं पे भी रिपीट हो सकती है। तो यहां पर देखिए, कॉन्सोनेंस इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट्स विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहां पर देखिए कॉन्सोनेंस की पहचान हमें ये बताने, आपने देखा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चम्मच से, चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये किसका एग्जाम्पल? कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि भाई
चाचा में च च साउंड 2 बार आ रही है, अलग अलग जगह आ रही है। चम्मच, चम्मच में च शुरुआत से भी आ रही है, लास्ट में भी आ रही है। तो ये च च च साउंड रिपीट हो रही है, चूंकि इनका इनिशियल पोजीशन नहीं है, ये सब जगह रिपीट हो रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल है। तो यहां पर आप देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंस इज ट्रैफिक फिगर्स ऑन जुलाई 4th टू बी टफ। तो यहां पर आप देख रहे हैं ट्रैफिक फिगर्स 4th टफ। तो फर्स्ट साउंड जो है यहां पर मिड में आई है, यहां इनिशियल पे आई है, यहां इनिशियल पे आई है, यहां एंडिंग पोजीशन पे आई है। तो ये जो किस फर्स्ट साउंड रिपीट हो रही है, लेकिन यहां पर फर्स्ट साउंड है उसकी जो पोजीशन है वो अलग अलग जगह पे है, इसलिए ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल है। तो अगर मान लीजिए, बहुत चांस कम है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका नॉलेज इस मामले में अपडेट होना चाहिए कि अगर इस तरीके से कोई कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड नेबरिंग वर्ड्स में कहीं पे भी रिपीट हो रही है, तो वो अलग अलग पोजीशन पे रिपीट हो रही है, इनिशियल पोजीशन पर रिपीट नहीं हो रही है, तो वो एग्जाम्पल कॉन्सोनेंस का होगा, एलिट्रेशन का नहीं होगा। इसके बाद एक नोट जो हमें ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, बोथ एलिट्रेशन एंड कॉन्सोनेंस आर यूज्ड इन टंग ट्विस्टर। अब ये क्वेश्चन रीट में पहले भी आया हुआ है कि टंग ट्विस्टर्स का निर्माण कौन करते हैं, तो कॉन्सोनेंस भी कर सकता है। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे सोचेंगे टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं। टंग ट्विस्टर्स वो होते हैं जिनको बोलते हुए हमारी जीभ ट्विस्ट हो जाती है, टंग जो है वो ट्विस्ट हो जाती है और हम उन वर्ड्स को लगातार बोल नहीं पाते हैं। जैसे आपने बचपन में कच्चा पापड़ पक्का पापड़ सुना है ना, जिसको हम बार बार बोलते थे, 2-3 बार में ही हमारी जीभ फिसल जाती थी और सही वर्ड्स नहीं निकलते थे। ऐसे वर्ड के कॉम्बिनेशन को टंग ट्विस्टर्स कहते हैं, और टंग ट्विस्टर्स में एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस दोनों का ही जो है यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो एलिट्रेशन भी इसका आंसर हो सकता है, कॉन्सोनेंस भी आंसर हो सकता है, बोथ भी आंसर हो सकता है। तो यहां पर आप देखिए, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर्स। तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, ये जो है ये कॉन्सोनेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है, और यहां तक अगर हम देखें तो ये एक एलिट्रेशन का भी एग्जाम्पल है। इसी तरह शी सेल्स सी सेल्स बाय द सी शोर। तो यहां पर देखिए स और श जो है उसकी बार बार रिपीट हुआ है, तो ये शुरुआती पोजीशन पे भी आपको देखने को मिलेगा और मिड पोजीशन पे भी आपको देख, तो ये एलिट्रेशन का भी एग्जाम्पल हो सकता है और कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आपका आंसर आपको डेफिनेट रूप से पता होना चाहिए कि वो एलिट्रेशन भी हो सकते हैं, कॉन्सोनेंस भी हो सकते हैं। जब पिछली बार एक क्वेश्चन आया तो केवल एक ही ऑप्शन था एलिट्रेशन का, तो वो सही था, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो तो दोनों हो सकते हैं, तो बोथ का ऑप्शन भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आइदर ऑफ द टू, आइदर ऑफ ए और बी ऑप्शंस। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट लिटरेरी डिवाइसेस में आपने एसोनेंस और एलिट्रेशन के साथ कॉन्सोनेंस को भी पढ़ा। अब हम एक और दूसरे लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, का नाम है राइम। राइम बचपन में हम सुनते थे कि राइम सुनाओ बच्चे, तो हम कहते ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। याद है आपको? इस तरीके की बाबा ब्लैक शिप, है ना, हम्प्टी डम्प्टी, इस तरीके की बहुत सारी राइम्स आपने जो है वो याद भी की होगी और अदर स्टूडेंट्स को गाते हुए या टीचर्स से जो है सुनी होगी। तो स्टूडेंट ये जो राइम है, यहाँ पर छोटी पोएम को राइम कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जिस राइम की स्टडी करने जा रहे हैं वो एक लिटरेरी डिवाइस है, एक छोटी वर्ड्स नहीं है यहाँ पर, ये अपने को ध्यान रखना। राइम का मतलब हिंदी में होता है तुकबंदी, यानी जिस तरीके से कोई पोएटिक लाइन जो है वो एंड में जिस क्रम में मिलती है वो ही उसकी राइम। जैसे आप समझते हो, आप दोहे पढ़ते हो, कोई भी दोहा आप पढ़ रहे हो तो उस दोहे के अंदर आप लाइंस पढ़ते हो, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, खजूर दूर। तो ये मिला तो एक म्यूजिकलिटी, एक लाइन जो है और अपीलिंग हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जब एक ही तरीके की साउंड इस तरीके से
कॉन्सिक्यूटिंग लाइंस में आ रही हो तो वो एक राइम का निर्माण करती है। तो स्टूडेंट, आपने जब ऐसे हम कहते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो आप देखिए स्टार आर ही राइम है। तो इस तरीके से एंडिंग पोजीशन पर पोएट्री की लाइन के साउंड्स का आपस में मैच करना ही क्या कहलाता है? राइम कहलाता है। तो यहां पर आप देखिए राइम is a popular literary device in which the repetition of the same or similar sounds occur in two or more words, usually at the end of lines in poems or songs. तो यहां पर देखिए, तो एंड ऑफ लाइंस में कहां पर होता है? जनरली ये कहां पर होता है? एंड ऑफ लाइन में। इसमें पोएम्स में और सॉन्ग्स में, तो वर्ड्स में दोनों ही आ जाते हैं, पोएट्री भी आ जाती है, सॉन्ग्स भी आ जाते हैं। सॉन्ग भी एक तरीके की पोएम ही है। तो यहां पर देखिए, जब एक या एक से अधिक वर्ड्स की सिमिलर साउंड जो है मैच होती है वर्ड की लाइंस के एंड में, स्पेशली पोएट्री में या किसी सॉन्ग में, तो यही क्या कहलाती है? राइम कहलाती है। A rhyme is a tool utilized repeating patterns that bring rhythm or musicality to the poems. अब कोई पूछे भाई इनका यूज क्यों किया जाता है, तो सीधी सी बात है, जब हम कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो आपको सुनने में एक सूदिंग इफेक्ट फील होता है, एक प्लेजर फील होता है। तो यही हम कह सकते हैं ब्रिंग रिदम और म्यूजिकलिटी, एक तारतम्यता, एक उतार चढ़ाव आना और एक संगीतमय इफेक्ट जो है वो पैदा होता है। आप कोई भी गाना गाकर देखिए, लगभग सारे गानों में इस तरीके से राइम्स जो है आपको मिलेगी। दिस डिफरेंशिएट्स देम फ्रॉम प्रोज, और पोएट्री को प्रोज से अलग करने वाला एक मुख्य एलिमेंट है वो राइम ही है। प्रोज में सेंटेंस वैसे होते हैं जैसे हम बोलते हैं, तो उसमें राइम नहीं होती, लेकिन पोएट्री में जो पोएट्री के अलग करने वाली चीजें हैं, प्रोज से पोएट्री को अलग करने वाली चीजें, उनमें मीटर और राइम का बहुत बड़ा रोल है। प्रोज में ना तो मीटर होता है और ना राइम होती है। तो यहां पर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि प्रोज से अलग करने वाले मुख्य एलिमेंट्स में राइम है, जो पोएट्री को प्रोज से डिफरेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं। विच इज प्लेन, क्योंकि प्रोज क्या होता है? प्लेन होता है, सीधा होता है, विदाउट राइम होता है। Less strictly speaking, a rhyme may also variously refer to other types of similar sounds near the end of two or more words. तो two or more words में similar sound का अकर होना ending position पर rhyme कहलाता है। Furthermore, the word rhyme has come to be sometimes used as a shorthand term for any brief poem such as a rhyming couplet or nursery rhyme. जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी राइमिंग कपलेट के लिए भी राइम का यूज होता है, और नर्सरी क्लासेस में जैसे मैंने कहा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड ए फॉल। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जो छोटी पॉइंट्स होती है, नर्सरी पॉइंट्स जिनको कहते हैं, ये भी क्या कहलाती है? ये भी राइम ही कहलाती है। अपने को ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर हम जब लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं तो राइम का मतलब हुआ कि किसी भी पोएट्री लाइन में, पोएटिक लाइंस में लगातार जो पोएटिक लाइंस चलती है उनमें सिमिलर साउंड का एंडिंग पोजीशन पर रिपीट होना ही क्या कहलाता है? राइम कहलाता है। फंक्शन ऑफ राइम, जैसे कि हम बात कर चुके हैं अभी, राइम का फंक्शन क्या है, राइम का यूज क्यों करते हैं, किस कारण से हम राइम का यूज करते हैं, तो वो बिल्कुल आसान है बताना कि राइम का यूज जो है वो म्यूजिकलिटी को, रिदमिक इफेक्ट को और एक सूदिंग, एंचेंटिंग म्यूजिकलिटी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर देखिए, एज डिस्कस्ड अबव, अ राइम सर्व्स टू डिस्टिंक्ट फंक्शंस इन द आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री। तो यहां पर देखिए, बहुत सारे कुछ ऐसे रीजंस हमने आपके सामने रखे हैं जो राइम के यूज होने का कारण होते हैं। तो यहां पर देखिए, नंबर 1, इट गिव्स पोएट्री अ टिपिकल सिमेट्री दैट डिफरेंशिएट्स पोएट्री फ्रॉम प्रोज।
ये पोट्री को एक खास बनावट देती है, एक खास तरीका, एक पैटर्न देती है, सिमेट्री, एक स्ट्रक्चर उसका अलग करती है, एक स्ट्रक्चर, अलग स्ट्रक्चर के रूप में दिखाती है, जो उसको प्रोज से अलग करता है, क्योंकि प्रोज में राइम नहीं होती, वो नेचुरल स्पीच जो हम कॉन्वर्सेशन करते हैं उसके नजदीक होता है, जबकि पोएट्री में ऐसा नहीं होता, उसमें मीटर और राइम का यूज होता है, और यही दो चीजें मुख्यतः पोएट्री को प्रोज से अलग करती है। दूसरा जो फंक्शन है, इट मेक्स recital of poetry a pleasurable experience for the readers as the repetitive patterns render musicality and rhythm to it। अब देखिए, जब राइम स्कीम, एक अच्छी राइम स्कीम में कोई चीज जो है लिखी गई हो, तो इट मेक्स रेसिटल ऑफ पोएट्री ए प्लेजरेबल एक्सपीरियंस, एक आनंददायी, एक सूदिंग इफेक्ट हम पे क्रिएट करती है, और हमें वो सुनना अच्छा लगता है, और साथ ही साथ रीडर के लिए वो जो रिपीटेटिव पैटर्न्स है, जो पैटर्न्स रिपीट होते हैं बार बार, वो उसको म्यूजिकलिटी और रिदम देते हैं, उसके अंदर संगीतता और उतार चढ़ाव का जो अच्छा यूज होता है उसका प्रयोग होता है। नंबर 3, इट मेक्स पोएट्री इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मोर मेमोरेबल। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इट मेक्स पोएट्री इजियर टू अंडरस्टैंड, पोएट्री को समझना भी आसान हो जाता है, और पोएट्री को याद रखना भी जो है ये अच्छा लगना। आप प्रोज की लाइन हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट को कहा जाए कि ये प्रोज की लाइन है, इनको ऐसे कैसा याद करना है, हमें याद नहीं होती, लेकिन जब कोई गाना बजता है, कोई पोएम बोली जाती है, तो आपने देखा होगा वो हमें याद हो जाती है। क्यों याद हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर म्यूजिकलिटी है, उसके अंदर एक राइम है, एक रिदम है, तो ये सारी चीजें देने में राइम का बड़ा रोल रहता है। इट मेक्स पोएट्री इजियर टू अंडरस्टैंड, तो समझना आसान हो जाता है, एंड मोर मेमोरेबल, और उसको याद रखना भी आसान हो जाता है। ये सब राइम के फंक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद फोर्थ और लास्ट, एच ओडन नाम के एक स्कॉलर हुए हैं, एक विद्वान हुए हैं, गिव्स हिज व्यूज ऑन द फंक्शन ऑफ राइम एंड अदर टूल्स ऑफ प्रोसोडी, saying that these are like servants that a master uses in the way he wants। यहां पर एच ओडन ने एक बहुत अच्छी सी बात कही है कि जो राइम है, एलिट्रेशन है, एसोनेंस है, कॉन्सोनेंस है, या और अदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, ये पोएट्री में वो इफेक्ट पैदा करते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि कोई मास्टर जो होता है, कोई मालिक है, उसके बहुत सारे नौकर है, वो किसी नौकर से पानी का कहता है कि पानी लेके आओगे, तुम खाना बनाओगे, तुम बर्तन साफ करोगे, तुम घर की सफाई करोगे, तो वो सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं, जिससे एक ऑर्डर्ड वे में घर जो है वो दिखता है। ठीक वैसे ही एच ओडन ने कहा है कि ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइसेस है, ये पोएट्री में वैसे ही काम करते हैं जैसे कि किसी घर में सर्वेंट्स काम करते हैं, और ये उस मालिक पर डिपेंड करता है कि वो उनसे क्या काम करवाता है। ठीक वैसे ही राइम, रिदम या एलिट्रेशन, एसोनेंस, अदर फिगर्स ऑफ स्पीच उन्हीं सर्वेंट्स की तरह जो मालिक यानी पोएट की इच्छा से अलग अलग फंक्शंस को सर्व करते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपने देखा कि राइम क्या है और राइम की यूटिलिटी क्या है, राइम का उपयोग क्या है, क्यों जरूरी है राइम जो है पोएट्री में। तो हम सब कह सकते हैं कि ये बहुत सारे फंक्शंस देती है, एक सिमेट्री देती है, एक संरचना, एक बनावट पोएट्री को देती है, एक पोएट्री को प्लेजरेबल एक्सपीरियंस बनाती है। क्योंकि राइम के कारण म्यूजिकलिटी और रिदम क्रिएट होती है, पोएट्री को एक रीडर के लिए मेमोरेबल बनाती है और इजी टू अंडरस्टैंड बनाती है, उसके समझने में आसानी रहती है। और चौथा यूज, जैसे एच ओडेन ने हमें कहा कि वो एक सर्वेंट्स की तरह हैं, ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं पोएट की इच्छा के अनुसार। तो स्टूडेंट, ये राइम क्या थी और राइम का फंक्शन क्या है, इसके बारे में हमने स्टडी की। अब हम एक अलग पॉइंट को देखते हैं, राइम स्कीम को। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, राइम स्कीम क्या होती है, राइम स्कीम किसको कहेंगे, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इनफॉर्मल वर्ड्स which is the name given to rhymed poetry that uses a strict meter। देखिए, फॉर्मल वर्ड्स, हम पोएट्री को क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। तो वर्ड्स वर्ड आ जाए, सॉन्ग या पोएट्री आ जाए, एक ही बात है।
तो इनफॉर्मल वर्ड्स इन विच इज द नेम गिवन टू राइम्ड पोएट्री, जो राइम जिसमें राइम होती है उसको वर्स भी कहते हैं। तो राइम्ड पोएट्री का एक नाम है वर्स दैट यूजेस ए स्ट्रिक्ट मीटर, जो एक मीटर को फॉलो करती है, एंड राइम्स टिपिकली रिपीट अकॉर्डिंग टू अ पैटर्न कॉल्ड अ राइम स्कीम। जब पोएट्री की एक के बाद एक लाइंस आती है तो उसमें राइम जिस तरीके से रिपीट होती है, जो उसका पैटर्न बनता है, उसी को हम राइम स्कीम कहते हैं। यानी जिस तरीके से राइम यूज हुई है, जो उसका पैटर्न बन रहा है, उसे हम राइम स्कीम कहेंगे। तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, टिपिकली रिपीट अकॉर्डिंग टू ए पैटर्न, एक पैटर्न के अनुसार वो जो राइम्स है वो रिपीट होती है, इसी पैटर्न को हम राइम स्कीम कहते हैं। थोड़ा सा इसको और समझते हैं। राइम स्कीम आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट so that each line of verse that corresponds to a specific type of rhyme used in the poem is assigned a letter beginning with A। अब आप देखिए कि कोई पोइम है और पोइम की लाइन को हम पढ़ रहे हैं। अब यहां पर ये क्या कह रहा है, राइम स्कीम आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग लेटर ऑफ द अल्फाबेट, अल्फाबेट के लेटर से इसको डिस्क्राइब किया जाता है। और कैसे वो लेटर किसके हिसाब से आते हैं, so that each line of words that corresponds to a specific type of rhyme, तो स्पेसिफिक टाइप से राइम जो है रिपीट होती है, उस हिसाब से सबको एक लेटर दे दिया जाता है। आप इसको एक बार मैं एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा, लेकिन इसको ऐसे समझिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये एक लाइन पूरी हुई, तो हमने इसको नाम दे दिया ए। अब अगली लाइन को पढ़ते हैं। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार आर, वो भी ए नाम दे दिया क्योंकि वो स्टार आर, तो ए ए। अब देखिए अगली लाइन पढ़ते हैं। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, स्टार आर हाई, आई अलग आ गया, इसको बी नाम दे दिया क्योंकि ऊपर से ये मैच नहीं हो रही। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, बी हमने नाम दे दिया। लाइक अ डायमंड इन द स्काई, हाई स्काई, रिपीट हो रहा है, बी से बी। तो यहां पर देखिए इस पोएम की राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ए ए बी बी, बस सिंपल। तो इस तरीके से राइम स्कीम जो है वो काम करती है। तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अ 4-line poems in which the first line rhymes with the third and the second line rhymes with the fourth has the rhyme scheme A B A B। अगर पहली लाइन है और उससे दूसरी लाइन नेक्स्ट लाइन जो है राइम नहीं करती, तो हम उसको बी नाम दे देंगे। अब तीसरी लाइन वापस पहली लाइन से मैच कर रही है, तो हम वापस उसको ए नाम दे देंगे। और फिर चौथी लाइन जो है वो दूसरी लाइन से मैच करी, तो उसको बी नाम दे देंगे। तो इस तरीके से ए बी राइम्स की रहेगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। आपके सामने रॉबर्ट हैरिक की जो पोएम है टू एंथिया, तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, बिड मी टू वीप एंड आई विल वीप, वीप, तो यहां पर आप देखिए साउंड आ रही है वीप, while I have eyes to see। देखिए ये weep और see राइम नहीं कर रही, वीप को हमने नंबर दिया ए, एक स्पेसिफिक नंबर अल्फाबेटिक लेटर दे दिया ए, बिगिनिंग कर दिया। अब अगर अगली लाइन इससे मैच कर रही है वीप सी, मैच नहीं कर रही, तो इसको बी नाम दे दिया। एंड हैविंग नन यस आई विल कीप, वीप कीप। अब देखिए ये रिपीट हो रही है, तो उसको फिर से ए नाम दे दिया। ए हार्ट टू वीप फॉर दी, तो इस तो सी दी रिपीट हो रही है, वीप से तो दी नहीं हो रही, या कीप से तो नहीं हो रही, बल्कि सी दी, तो इसको बी। तो अब इस पोएम की अगर राइम स्कीम हमें पूछी जाए तो आंसर होगा ए बी, जिसमें फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से राइम करती है, सेकेंड लाइन फोर्थ जो है उससे रिपीट होती है, उसको हम राइम स्कीम देंगे ए बी। उसी तरह जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, ये जो लाइंस है यहां पर रिपीट हो रही है। यहाँ पे स्टार ए नाम दिया, आर फिर से वही साउंड आ रही, तो ए, हाई अलग बी, स्काई फिर से, लेकिन वो हाई से मैच कर रही। तो अब अगर हमें पूछा जाए कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, इस राइम की राइम स्कीम क्या है, तो हम कहेंगे ए बी, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन से राइम हो रही है,
थर्ड लाइन फोर्थ लाइन से राइम हो रही है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम राइम स्कीम को बता सकते हैं। इस तरीके का जो राइम स्कीम जिसमें फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इस तरीके से लाइन जब रिपीट होती जाती है तो उसे कपलेट्स कहते हैं। इस राइम पैटर्न को कपलेट या हेरोइक कपलेट के नाम से जाना जाता है। आपको ये ध्यान भी रखना है। तो यहां पर आप देखिए ए बी जो है वो ऑल्टरनेटिंग राइम है। राइम के ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं जो साउंड के आधार पर, राइम जहां हो रही है उसके प्लेसमेंट के आधार पर अलग अलग होते हैं। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है, फिर भी हम एक बार एक क्विक ग्लैंस के साथ उनको देख लेते हैं कि किस तरीके की राइम स्कीम्स जो है वो हमारे सामने आ सकती है, या राइम के अलग अलग टाइप क्या क्या हो सकते हैं। यहां पर देखिए स्टूडेंट टाइप्स ऑफ राइम, और पहला जो हम बेस ले रहे हैं वो है क्लासिफाइंग राइम्स बाय स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। पोएम में जो स्ट्रेस्ड यानी जिन पर जोर पड़ता है और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जिन पर जोर नहीं पड़ता, जो धीरे बोले जाते हैं, जो लंबे नहीं बोले जाते। स्ट्रेस्ड सिलेबल लंबे बोले जाते हैं जबकि अनस्ट्रेस्ड कम साउंड लिए होते हैं, धीरे बोले जाते हैं। तो उनका जो पैटर्न है उस आधार पर भी राइम के जो टाइप है परफेक्ट राइम और इम्परफेक्ट राइम। तो यहां पर देखिए परफेक्ट राइम इंक्लूड वर्ड्स whose stressed syllable share identical sounds। जहां पर परफेक्ट राइम का मतलब जिनके स्ट्रेस सिलेबल सेम साउंड को जो है वो बताते हैं, जिनकी साउंड सेम निकलती है। सो डू ऑल साउंड्स दैट फॉलो द स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो स्ट्रेस सिलेबल को फॉलो करते हुए सारे जो एंडिंग वर्ड्स होंगे वो इसी तरह राइम करेंगे। द वर्ड कंपेयर, डिस्पेयर आर परफेक्ट राइम। अगर किसी पोएम की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड कंपेयर और अगली लाइन का लास्ट वर्ड डिस्पेयर हो तो ये परफेक्ट राइम कहलाएगी, क्योंकि कंपेयर तो में फेयर जो है वो स्ट्रेस्ड और डिस्पेयर में डिस्पेयर, तो इनकी यहाँ पर PARE और PAIR भले ही स्पेलिंग अलग है लेकिन इनकी साउंड सेम निकल रही है। जबकि आगे आने वाले उसके सिलेबल जो है खम और डिस ये दोनों ही अनस्ट्रेस्ड। कंपेयर, डिस्पेयर, तो आप देख रहे हो इसको लंबा और लाउड बोला जा रहा है, तो ये परफेक्ट राइम स्कीम है। यहां पर आप देखिए आर परफेक्ट राइम बिकॉज बोथ हैव फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल विथ आइडेंटिकल साउंड। दोनों के ये जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है और आइडेंटिकल है, एक जैसी साउंड वाले हैं, तो ये परफेक्ट राइम का एग्जाम्पल। जबकि इम्परफेक्ट में क्या होता है, इंक्लूड वर्ड्स दैट राइम द स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ वन वर्ड with the unstressed syllable of another word। इसमें क्या होता है कि एक पहली लाइन में या जो फर्स्ट लाइन है उसमें जो वर्ड आया होता है वो स्ट्रेस्ड होता है, जबकि उसके दूसरे बाद वाला जो वर्ड होता है अगली लाइन में जो लास्ट वर्ड आता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है। तो उस तरीके से एकदम परफेक्टली वो साउंड नहीं निकलती, लेकिन फिर भी परफेक्ट नहीं कह सकते उसको, इसलिए वो हम कह सकते हैं इम्परफेक्ट राइम। तो यहां पर देखिए अपटाउन, फ्राउन, यहां पर देखिए अपटाउन, अपटाउन, यहां पर ये अनस्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस्ड है, जबकि फ्राउन में फ्राउन जो है वो स्ट्रेस्ड है, यहां अनस्ट्रेस्ड है ही नहीं। ऐसे आप देखिए पेंटिंग और रिंग, हालांकि एंडिंग साउंड सेम है लेकिन अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का जो अंतर है वो अपने को यहां पर देखने को मिलता है। इस तरीके की राइम स्कीम इम्परफेक्ट राइम कहलाती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्लासिफाइंग राइम्स बाय साउंड। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट राइम को उसकी साउंड के हिसाब से भी हम जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। स्लैंट राइम, यहां पर जो बेस है हमारा साउंड है, तो यहां पर स्लैंट राइम इज सिमिलर टू कॉन्सोनेंट्स एंड एसोनेंट्स in that it involves the repetition of similar consonants or vowel sounds, but slant rhyme requires the repeated sounds to occur in the final syllable of words as in honcho and crunchy। तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट honcho and crunchy, छ जो है छो ची, लेकिन छ साउंड के कारण थोड़ा थोड़ा राइम कर रहा है। तरीके की जो राइम स्कीम होती है जहां ये एक लेटर के कारण थोड़ा रिदमिक इफेक्ट या राइम का इफेक्ट क्रिएट होता है, इसको स्लैंट राइम कहते हैं। ऐसे ही क्रेट एंड ब्रेड, तो यहाँ पर
केवल एक साउंड यहाँ पर बीच में मिल रही है, स्लैंट है, पूरी एकदम परफेक्ट नहीं है। तो इस तरीके की राइम स्कीम को साउंड के आधार पर हम स्लैंट राइम कहते हैं। इसी तरह पैरा राइम, तो अगर आप देखें स्टूडेंट, पैरा राइम एक्चुअल में क्या है? पैरा यानी जो राइम के नजदीक है, एकदम परफेक्ट राइम की तरह काम नहीं करती। तो यहां पर देखिए पैरा राइम इज डिफाइंड एज परफेक्ट कॉन्सोनेंट्स, मीनिंग दैट ऑल द कॉन्सोनेंट्स इन 2 और मोर वर्ड्स आर द सेम। पैरा राइम में क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनकी साउंड जो है थोड़ी अलग निकलती है, एज इन लीव्स एंड लव्स। तो यहां पर देखिए लीव्स एंड लव्स, यहां बीच में इस कारण से यहां ई की साउंड आ रही है जबकि यहां अ की साउंड आ रही है। तो इसके कारण से बाकी साउंड सेम है, लेकिन फिर भी राइम पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। इस तरीके की साउंड वाली राइम को पैरा राइम बोला जाता है। ये बात आती है फोर्स्ड राइम। फोर्स्ड राइम होती है जिसमें थोड़ा बहुत जबरदस्ती किया गया, तो किसी तरह मिलाते बस कि हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा उस जैसा सा लगने लग जाए बस। तो यहां पर आप देखिए फोर्स्ड राइम इज अ टाइप ऑफ नियर राइम that include words with a close but imperfect match in sound in the final syllables, especially when a word is spelled abnormally in order to make the rhyme work. अब आप देखिए फोर्स्ड नाम से पता चलता है, फोर्स्ड का मतलब जिस पर बलपूर्वक जबरदस्ती की गई हो, यानी राइम को इस तरीके से बिठाना कि अगर किसी लेटर किसी वर्ड की स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर करने से अगर ऊपर वाले वर्ड से उसकी राइम बैठ रही है तो चलिए बिठा दीजिए, कोई बात नहीं। तो यानी फोर्स्ड करके, तो इस तरीके की जो स्थिति है जहां पर ऐसे पोएम्स में देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं फोर्स्ड राइम। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे किसी पोएम का लास्ट वर्ड होता है ट्रुथ, ट्रुथ, एंड अब राइटर ने क्या किया, अगली लाइन का लास्ट वर्ड है एंड्यूस। तो यहां पर आप देखिए एंड्यूरेथ, एंड्यूरेथ को आर ई को हटा दिया और एंड्यूस, ट्रुथ एंड्यूस। यहां पर आप देखिए एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंड्यूरेथ, एंड्यूरेथ वर्ड को क्या कर दिया, ट्रुथ से राइम बिठाने के लिए छोटा कर दिया, काट दिया, आर ई को हटा दिया और ट्रुथ एंड्यूस, एंड्यूरेथ ने कहा एंड्यूस। तो ये जो जबरदस्ती राइम स्कीम बिठाई गई है तो फोर्स्ड राइम कहते हैं। सेमी राइम, ये भी जो है साउंड के आधार पर एक टाइप है। सेमी राइम इज ए राइम इन विच 2 words शेयर एन आइडेंटिकल साउंड बट one of the words has an extra syllable at the end। हालांकि इसमें दोनों वर्ड्स की साउंड जो है सिमिलर होती है एंडिंग वर्ड्स की किसी पोएम में, लेकिन दूसरे वर्ड में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मिलता है। तो एज इन टाइम एंड क्लाइंबिंग, तो टाइम और क्लाइम तक तो एक ही चीज है, लेकिन यहां पर अगर टाइम क्लाइम हो तब तो ठीक है, लेकिन ये जो अलग है एक्स्ट्रा एलिमेंट अपने को मिल रहा है। तो टाइम क्लाइम ये तो परफेक्ट राइम होती, लेकिन टाइम एंड क्लाइम, तो क्लाइम तक तो सेम है, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है अपने को देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये सेमी राइम। उसके बाद बारी आती है आई राइम की। यहाँ पे देखिए डोंट एक्चुअली शेयर एनी ऑफ द सेम साउंड्स। आई राइम में सेम साउंड नहीं होती, बट दे लुक एज दो दे शुड बिकॉज दे हैव द सेम स्पेलिंग एज। अब यहाँ पर देखिए आई राइम एक ऐसी राइम होती है जिसमें सिमिलर साउंड बिल्कुल नहीं होती, लेकिन वो दोनों वर्ड जो किसी पोएम के फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन इस तरीके से जो यूज हो रहे हैं वो वर्ड स्पेलिंग वाइज ऐसे दिखते हैं कि जैसे ये तो एक ही जैसी साउंड क्रिएट करेंगे, लेकिन वो आंखों को ही दिख रही है, एक्चुअल में राइम्ड नहीं है। इसको आप समझिए, इसलिए इसका नाम आई राइम है कि आंखों को राइम दिख रही है क्योंकि स्पेलिंग सेम दिख रही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उनका अलग है। तो आप यहां पर आप देखेंगे रफ, तो यहां रफ एंड कॉफ, रफ कॉफ। अगर किसी पोएम की लास्ट वर्ड, एक लाइन का लास्ट वर्ड रफ है तो हमें ये दूसरा वर्ड देखकर हमें लगता है एकदम राइम्ड है, लेकिन नहीं। रफ कॉफ, रफ कॉफ, ऐसे लगे रफ कफ, ऐसे होता तो परफेक्ट होती, लेकिन नहीं, रफ कॉफ। और यहां पर आप देखिए क्राइस्ट एंड रिस्ट, ऊपर से देखने पर क्या लगता है RIST, ठीक है बराबर राइम करेगा, लेकिन क्राइस्ट रिस्ट
प्राइस्ड, रिस्ट। तो ये एक अलग तरीके की राइम स्कीम है जिसमें हमें वर्ड्स सिमिलर स्पेलिंग सीक्वेंस होने के कारण ऐसे लगता है कि हाँ सेम ही साउंड करेंगे, लेकिन नहीं, वो केवल आंखों को राइम दिखती है, प्रोनाउंसिएशन उनका डिफरेंट होता है। इसी राइम को आई राइम कहते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आइडेंटिकल राइम्स। आइडेंटिकल राइम्स क्या होती है? आर जस्ट द ऑपोजिट ऑफ आई राइम्स। आई राइम के बिल्कुल अलग होती है। दे इंक्लूड वर्ड्स दैट साउंड एग्जैक्टली द सेम। अब यहां पर उल्टा होता है, ये वर्ड्स एक जैसे दिखते बिल्कुल नहीं है, लेकिन साउंड सिमिलर करते हैं। तो यहां पर देखिए, दे इंक्लूड वर्ड्स दैट साउंड एग्जैक्टली द सेम बट लुक डिफरेंट, एज इन टू एंड टू। अब यहाँ TW है और TOO है, लेकिन अगला अलग दिख रहे हैं, लेकिन इनकी साउंड देखिए टू टू। और इसी तरह बॉल एंड बॉल, तो यहां पर देखिए BALL और BAWL अलग अलग दिख रहे हैं, दिखने में ये एकदम अलग दिख रहे हैं, लेकिन इनकी साउंड सिमिलर निकलेगी। तो एक तरीके से आई राइम के उल्टा हो गया आइडेंटिकल राइम। उसके बाद अगला वर्ड है, अगली टाइप की जो राइम है, मोनो राइम। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। तो यहां पर मोनो मतलब सिंगल। तो यहां पर देखिए, इज द टर्म यूज्ड फॉर अ पोएम दैट यूजेस अ सिंगल राइम थ्रू आउट द पोएम। पूरी पोएम में ए अलग साउंड होती ही नहीं, जैसे टिन, बिन, डिन, इस तरीके से किसी पोएम के वर्ड्स मिलते जाए तो वो ए ऐसी पोएम मोनोराइम का एग्जाम्पल। तो मोनोराइम होती है द राइम स्कीम फॉर ए मोनोराइमिंग पोएम वुड जस्ट बी ए। इस तरीके से ही होता जाएगा, एक ही साउंड रिपीट होती जाएगी। तो मोनोराइम में एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे सिमिलर साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसी एक ही राइम बनती है, उसमें स्कीम जो है वो ए इस तरीके से चलती है। तो ऐसी पोएम की राइम स्कीम को मोनोराइम कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्लासिफाइंग राइम्स बाय देयर प्लेसमेंट विद इन लाइन्स। लाइन के अंदर प्लेसमेंट कहाँ है, किस जगह राइम हुई है, राइम कहाँ मिल रही है एग्जैक्टली। लास्ट में हम सोचते हैं कि लास्ट में जो राइम स्कीम बनेगी, लेकिन हो सकता है कई बार राइम जो है एकदम एंडिंग में ना बने। तो इस आधार पर प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, किस जगह राइम जो है वो मिल रही है, उसके आधार पर ये जो है क्लासिफिकेशन आपके सामने है। एंड राइम, नॉर्मल टाइप ऑफ राइम क्या है, एंड राइम, जहां एंड में जो है वर्ड्स आपस में राइम करते हैं। एंड राइम इज एनी राइम दैट अकर्स एट द एंड ऑफ ए लाइन ऑफ वर्ड्स, जो पोएट्री की लाइंस के एंड में अकर होती है, इन द फाइनल वर्ड और सिलेबल। एन एग्जांपल वुड बी रोजेस एंड roses are red, violets and blue, sugar is sweet and so are you। यहां पर आप देखिए blue you, ये लास्ट में आया blue you, ये क्या हुआ, ये एंड राइम। इंटरनल, अब नाम से ही पता चल रहा है इंटरनल यानी कहीं बीच में, इंटरनल। तो यहां पर देखिए आर राइमिंग वर्ड्स दैट डोंट अकर एट द एंड ऑफ द लाइन्स। इंटरनल का मतलब अंदर आया है, एंडिंग में नहीं आया, एंड राइम नहीं है, वो इंटरनल है, बीच में आई है। एन एग्जाम्पल वुड बी आई ड्रोव माई सेल्फ टू द लेक एंड ड्रोव इनटू द वाटर। तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, ड्रोव और ड्रोव और डव, तो ये जो ड्रोव डव, ये इस तरीके से इनका मिलना हुआ है, ये बीच में आया है, एंडिंग में नहीं आया, तो इसको इंटरनल राइम कहते हैं। उसके बाद आती है ब्रोकन राइम्स। देखिए ब्रोकन का मतलब टूटी हुई, पूरी नहीं, कंप्लीट नहीं। तो ब्रोकन राइम्स आर राइम्स इन विच वन वर्ड इज divided across lines, usually with a hyphen, in order to make it rhyme with another word। दूसरे वर्ड से उसको जो है राइम करने के लिए वो तोड़ दिया जाता है, वर्ड को तोड़ दिया जाता है हाइफन लगा के, जिससे वो एक ब्रोकन रूप में वर्ड जो है अपने पहले वाली लाइन के एंडिंग वर्ड से कहीं मैच हो जाता है, तो इसको ब्रोकन राइम कहते हैं। उसके बाद है क्रॉस। क्रॉस का मतलब ये क्रॉस करना आपस में। तो क्रॉस राइम इज अ राइम वेयर अ वर्ड एट द एंड ऑफ लाइन राइम्स विथ अनदर वर्ड इन द मिडल ऑफ डिफरेंट राइम। तो यहां पर आप देखिए
कि किसी पोएम का के दो लाइंस है जिसमें कहीं बीच में जो है एक वर्ड आ गया डे, तो अब अगली लाइन में एंडिंग में जाकर वर्ड आया मे, तो डे उसके तो बीच में आया और यहाँ एंड में आए, तो लेकिन फिर भी वो साउंड थोड़ी मैच कर रही है। तो इस तरीके की जो राइम स्कीम होती है उसको क्रॉस राइम कहते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके का जो राइम के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग है, जो एंड राइम, इंटरनल राइम, ब्रोकन राइम और क्रॉस राइम जो टाइप है वो अपने को देखने को मिलते हैं। राइम का क्लासिफिकेशन का एक बेस और है और वो है क्लासिफाइंग राइम्स बाय एम्फेसिस। जोर कहां दिया जा रहा है, बल। एम्फेसिस का मतलब बल देना, कहां दिया जा रहा है बल, तो बल देना कहां बल दिया जा रहा है इसको। अब देखिए, rhymes also be classified according to location of stressed syllable within the rhymed words. Location क्या है उन stressed words की? Single. So a perfect or slant rhyme in which the emphasis falls on the last syllable. बल कहां पर मिल रहा है? लास्ट सिलेबल पर जोर आ रहा है, तो सिंगल वर्ड ही है जो राइम्ड हो रहा है, तो उसको कहेंगे एज इन स्टॉप एंड मॉप और कंपेयर एंड डिस्पेयर। तो ये जो एक ही सिलेबल पर तरीके से जोर आकर राइम का आना वो सिंगल होता है। डबल, डबल में दो दो जगह पर, सीधी सी बात है। परफेक्ट और स्लैंट राइम in which the emphasis falls on the penultimate second to last syllable as in plunder, plunder and thunder, plunder, thunder। तो ये plunder, thunder दो जगह आपको मिलने को स्ट्रेस देखने को मिल रहा है या राइम देखने को मिल रही है, तो उसे डबल जो है राइम स्कीम कहेंगे। और डेक्टेलिक, अब देखिए, परफेक्ट और स्लैंट राइम in which the emphasis falls on the third to last syllable as in indicate and vindicate। अब यहां पर देखिए, जहां इसमें है लास्ट वाले सिलेबल पर, इसमें दोनों पर, तो यहां पर हन हन ड दोनों पर, और यहां पर आप देखिए indicate, vindicate, तीन जगह पर अपने को सिमिलर इस तरीके की चीज देखने को मिलती है, डेक्टेलिक जो है राइम कहते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राइम क्या होती है, राइम का फंक्शन क्या है और राइम स्कीम क्या है, इसके बारे में स्टडी की। ये जो बाद में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ राइम किया है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, बाकी इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, तो आप इसके बारे में इतनी जो है टेंशन नहीं लें कि इतने टाइप कैसे याद होंगे, कैसे समझेंगे। लेकिन आपको राइम स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और राइम में जो हम कह सकते हैं कि राइम क्या है, उसकी डेफिनेशन से उसके यूज क्या हो सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टूडेंट इस वीडियो में हमने एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस और राइम के बारे में विस्तार से चर्चा की। आई होप आपको सब मटेरियल जो है आराम से समझ में आया होगा, और इसी तरह आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह स्टडी करते रहिए। सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। थैंक्स फॉर